नमस्कार। आज की कहानी बड़ों के लिए। क्या सभी सौतेली माएँ डायन होती हैं? कोई ममता भरी स्त्री कैसे बन जाती है सौतेली माँ? इसी महिलाओं के मनोविज्ञान को चित्रित करती है ये कहानी और किशोर होते हुए बच्चों की मन स्थिति को भी पूरी तरह से व्यक्त करती है। ये कहानी श्रीमती मालती जोशी जी की आवारा बादल। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। आई, गोविंदा आया है। वह दरवाजे में जाकर खड़ा ही हुआ था कि शालू जोर से चिल्लाई, जैसे गोविंद नहीं कोई डाकू आ गया हो। देश पांडे काकी शायद कपड़े धो रही थी। गीली कमीज निचोड़ते हुए ही बाहर आ गई और रूखे स्वर में पूछा, क्या है रे गोविंद? अविनाश को भेज दीजिए। अभी तो चला गया। कहाँ? स्कूल में। इतनी जल्दी कैसे चला गया? अब मेरे को क्या मालूम, जल्दी आने को बोला होगा। लेकिन गोविंद जिरा करने को था कि ऊपर से कपूर आंटी चिल्लाई, आप भी बहन जी सुबह सुबह किसके मुंह लग रही हैं? मोटी अम्मा, गोविंद बुड़बुड़ाया और दांत पीस लिए। इस नाटक के बाद वहां पल भर भी खड़े रहने का मन नहीं हुआ, जरूरत भी नहीं थी। कॉलोनी की बाहर वाली सड़क पर पहुंचा ही था कि पीछे से आवाज आई, गोविंद 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 भैया। उसने मुड़कर देखा, अविनाश दौड़ा चला आ रहा था। वह रुक गया। कहाँ से आ रहे हो? घर से, उसने हाँफते हुए जवाब दिया। तो तुम घर पर ही थे? हाँ, आई के डर से बोला नहीं था। गोविंद चुप हो गया। अब तो उसे आदत सी हो गई है। न इन बातों का बुरा लगता है न गुस्सा आता है। उसे मालूम है कि मोहल्ले की सभी मम्मियाँ अपने छौनों को उसकी छाया से बचा कर रखना चाहती हैं, पर वह यह भी जानता है कि माएँ चाहे कुछ भी कहें, लड़कों में उसकी एक धाक है। पता नहीं वो उससे डरते हैं या प्यार करते हैं, पर हाँ, उसका अपमान कोई नहीं करता। सब उसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। तभी तो वह उनकी मम्मी लोगों की पिन पिन की परवाह नहीं करता। कई बार तो बच्चों की मम्मियाँ भी उसकी कृपा आकांक्षी बन जाती हैं। अभी 2 साल पहले तक कपूर आंटी कितना मस्का लगाया करती थी, बेटे जरा संतोष का ध्यान रखना। पर पिछले वर्ष संतोष को पिलानी में एडमिशन मिल गई और बस उसकी ज़रूरत खत्म हो गई। वह भी अब गोविंद को आवारा कहने वालों में शामिल हो गई हैं। चल जरा पप्पू के यहाँ होते हुए चलते हैं। क्यों? अरे बाबा, उसने कहा था तुम नहीं आओगे तो माँ भेजेंगी नहीं। पप्पू यानी कि प्रवीण मेहता, गोरा चिट्टा नाजुक सा शर्मीला सा लड़का। इसी साल वे लोग नागपुर से ट्रांसफ़र होकर आए हैं। प्रवीण इकलौता लड़का है। आंटी उसे जरा भी आंखों से ओट नहीं करना चाहती, बड़ी मजबूरी में स्कूल भेजती हैं। इसीलिए इस घर में गोविंद की बड़ी आवभगत होती है। प्रवीण एक तरह से गोविंद की कस्टडी में ही स्कूल आता जाता है। माँ बाप के इस अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण ही स्कूल में उसे पप्पू नाम मिला हुआ है, जिसे बेचारा चुपचाप झेलता रहता है। वहां जाकर देखा, ऐसी तैयारी हो रही थी जैसे कोई 10-20 दिन के लिए बाहर जाना हो। वाटर बॉटल, गिलास, नैपकिन, साबुन, पेपरमेंट की गोलियां, सेरिडॉन, बाम, पल पल आंटी को याद आ रहा था और वे सामान का अंबार लगाए जा रही थी। पूरा एक हैंडबैग भर गया था। दोस्तों को देखते ही प्रवीण ने राहत की सांस ली और एकदम उठ खड़ा हुआ। अब रेवा दो बा। इसके उत्तर में मेहता आंटी ने स्टील का एक भारी भरकम टिफिन कैरियर सामने लाकर रख दिया। यह क्या? तीनों ने एक साथ पूछा। नाश्ता। लेकिन आंटी, गोविंद बोला, खाने का इंतजाम स्कूल वालों की तरफ से ही है। वहीं पर दाल बाटी बनेगी। हम लोगों से 5-5 रुपए इसी के लिए तो लिए गए हैं। अरे बाबा, खाना 2 बजे के पहले नहीं मिलने का, तब तक पेट में डालने के वास्ते कुछ होना कि नहीं। इतना? प्रवीण ने याचना भरी दृष्टि से गोविंद को देखा। गोविंद तुरंत पैतरा बदलकर बोला, आंटी, इतना बड़ा टिफिन प्रवीण कहाँ कहाँ लादे फिरेगा? खोने का डर अलग। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, प्लास्टिक की थैलियों में डालकर दे दीजिए।
मैंने भी ऐसा ही किया है। अविनाश ने अपना बैग खोलकर चकली और खुरमे के पैकेट्स दिखाए। फिर सारा सामान प्लास्टिक की थैलियों में डाला गया। मेहता आंटी बराबर हिदायत देती रहीं कि कौन सी चीज़ जाते ही खाना है, कौन सी शाम को खाना है, किस चीज़ के साथ कौन सा अचार लेना है, किस चीज़ में मिर्च ज़्यादा है, किस में नमक ज़रा कम हो गया है। सारा तामझाम उठाकर वे सड़क पर चले आए। तब तक उनके निर्देश जारी ही थे। वे जब तक मुड़कर आंख से ओझल नहीं हो गए, वे बराबर दरवाजे में खड़ी रहीं। घर से दूर होते ही प्रवीण ने छुटकारे की सांस लेते हुए कहा, इकलौता लड़का होना भी एक मुसीबत है यार। ये कहो कि मज़े हैं। यह मज़े देखो। प्रवीण ने जेब से एक पैकेट निकालकर दिखाया। छोटी सी बैंडेज सहित फर्स्ट एड का पूरा सामान था। आंटी को शायद पिछली बात याद आ गई होगी। अरे ऐसी बातें वे भूलती कब हैं, प्रवीण ने कहा। बेचारा, पिछले महीने स्पोर्ट्स मीट हुई थी। उन लोगों का स्कूल टग ऑफ वॉर में जीत गया। वहाँ पर उस रस्साकसी में प्रवीण के हाथ बुरी तरह छिल गए थे। लड़कियों के से हाथों को लेकर साथियों ने बहुत मजाक बनाया था। उस छीटाकशी को तो वह दिलेरी के साथ सह गया था, पर घर पहुंचते ही माँ ने जो हाय तौबा मचाई थी, उससे तो वह शर्म से गड़ गया था। उसके बाद 8 दिन तक घर में बंद होकर रहना पड़ा था। इन्फेक्शन के डर से दोस्तों को भी बाहर से ही विदा कर दिया जाता था। गोविंद भैया, अविनाश ने चकली का पैकेट निकालते हुए कहा, एक एक पैकेट खाली करते चलें, थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। तुम लोग खाओ, मैं घर से नाश्ता करके चला हूँ, अभी भूख नहीं है, उसने रुखाई से कहा और थोड़ा आगे बढ़कर चलने लगा, जिससे उन्हें संकोच न हो। दरअसल उसे झेंप लग रही थी। वह एकदम खाली हाथ चला आया था। माँ से कहा होता तो वे इतनी सुबह भी कितना कुछ बना देती, पर कहने का मन ही नहीं हुआ। न किसी ने उससे कुछ पूछा। आजकल घर का यही रवैया हो गया है। वह कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कोई नहीं पूछता। वह जितनी भी देर में लौटे, कोई कुछ नहीं कहता। पहले पापा जरूर थोड़ी डांट डपट कर दिया करते थे, पर अब जैसे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि घर गोविंद के लिए सिर्फ खाने और सोने की जगह भर है, इसलिए उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। केवल झेप का ही सवाल होता तो चकली का आकर्षण उसे बहुत प्रबल था, पर आज सुबह के प्रसंग के बाद उसे देश पांडे काकी से और उनकी बनाई चीज़ों से वित्सना हो गई थी। यही काकी किसी समय उसका कितना लाड़ किया करती थी। उन दिनों अविनाश का बड़ा भाई अरविंद उसके साथ पढ़ता था और गोविंद का अधिकांश समय उसी परिवार के साथ गुजरता था। पर गोविंद वहीं का वहीं रह गया और अरविंद आगे बढ़ता चला गया। अब तो वह मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया है। कभी रास्ते में टकराता है तो बात करते भी जैसे उसे शर्म आती है। उस घर से एक नाता एक तरह से टूट ही गया था, पर अविनाश इसी साल उसकी कक्षा में ही आ गया तो लगा था कि पुराने धागे फिर से जुड़ जाएंगे। लेकिन जब उसके आसपास का सब कुछ बदल गया है तो देश पांडे परिवार ही कैसे अछूता रह जाता। जिस समय वे लोग स्कूल पहुंचे, स्कूल के अहाते में बस एकदम तैयार खड़ी थी। लड़के रोज चाहे लेट आते रहे हों, पिकनिक पार्टियों में तो समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। देर से पहुंचने वालों में बस वे ही लोग थे और इसके लिए प्रवीण अपनी माँ को लगातार कोसे जा रहा था। ठीक 7:30 बजे बस रवाना हुई और गाते बजाते हुए वो लोग 9:30 बजे डैम पर पहुंच भी गए। जैसा कि पहले से ही तय था, पहुंचते ही बच्चों ने फटाफट कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। गोविंद अव्वल दर्जे का तैराक था। वहां किनारे के पास डुबकियां लगाने भर से उसका मन नहीं भरा। लोगों के मना करने के बावजूद वह जलाशय का पूरा चक्कर लगा आया। फिर वह तरह तरह के स्ट्रोक से किनारे पर खड़े लोगों का मनोरंजन करने लगा। खेलों का बादशाह था गोविंद, चाहे वह कबड्डी हो या बास्केटबॉल, स्लो साइकिलिंग हो या वाटर पोलो, वह हमेशा सब पर भारी पड़ता था। इसीलिए हर स्कूल में वह लोकप्रिय भी हो जाता था। काफ़ी करतब दिखाने के बाद जब कुछ
थकान सी महसूस हुई तो वह किनारे की ओर लौटने लगा। तभी बाईं ओर शोर सा सुनाई पड़ा। एक साथ कई स्वरों में बचाओ बचाओ सुनकर वह भी हाथ मारता हुआ उस ओर बढ़ गया। कोई छात्र डूब रहा था। मदन जैन और सुनील गुप्ता बारी बारी से डुबकी लगा चुके थे, पर डूबने वाले की मजबूत गिरफ्त से किसी तरह छूटकर पुनः ऊपर आ गए थे। गोविंद संभल के, उन्होंने गोविंद को सावधान किया, पर तब तक वह पानी में धंस चुका था। सौभाग्य से लड़के का पैर ही उसकी पकड़ में आया। उसने मजबूती से उसे थाम लिया और अपना सारा कौशल और शक्ति दांव पर लगाकर उसे पानी की सतह पर ले आया। पानी के ऊपर तैरते संज्ञाहीन साथी को अब उसने पहचाना, अविनाश था। जब और लोग प्रथमोपचार में व्यस्त हो गए, वह लस्त पस्त सा दूर जाकर लेट गया। उसे अविनाश पर बेहद गुस्सा आ रहा था। कमबख्त, इसी को डूबना था। अभी कुछ हो जाता तो उसे काकी का क्रुद्ध चेहरा याद आया और वह बेवजह कांप उठा। गोविंद, कपड़े पहन लो, ठंड खा जाओगे। उसने चौंक कर देखा। उसके कपड़े और तौलिया लेकर प्रवीण उसके सामने खड़ा है। कपड़े पहनते हुए उसने लक्ष्य किया। प्रवीण बराबर उसे देखे जा रहा है। क्या है रे? देखो, बा को यह सब नहीं बताओगे? उसके स्वर में याचना थी। उसे वे सारी हिदायतें याद आ गईं जो चलते समय आंटी ने दी थी। माँ लोग डरती हैं तो गलत थोड़े ही है। देखना, कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है। फिर भी अच्छा नहीं कहूँगा बस। उसने प्रवीण की पीठ थपथपा दी। वह आश्वस्त हो गया। पिकनिक का सारा मूड हवा हो गया। फिर भी जो खाना बन गया था उसके साथ न्याय तो करना ही था। तय यह हुआ कि अविनाश को शहर भेज दिया जाए ताकि उसका इलाज ठीक से हो सके। डाक बंगले में रुके हुए अफसर महोदय ने सहृदयता का परिचय दिया और अपनी जीप मैं ड्राइवर के साथ दे दी। दो टीचर्स, गोविंद और एक और छात्र, मरीज को गोद में लेकर पीछे की तरफ बैठ गए। जीप शहर की ओर दौड़ने लगी। घटना से सभी लोग इतने स्तब्ध थे कि पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। अभी 4 घंटे पहले इसी रास्ते से वे लोग कैसी मस्ती के आलम में गुजरे थे, और अब शहर की सीमा में प्रवेश करते ही गोविंद ने कहा, पहले इसके घर खबर कर देते हैं सर। वे लोग भी अस्पताल चले चलते। बात सबको जच गई। बतौर गाइड गोविंद सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में गाड़ी देश पांडे साहब के घर के सामने खड़ी हो गई थी। हॉर्न सुनते ही काकी दौड़ी आई। जैसे ही गोविंद ने उन्हें सारी बात बताई, वे एकदम चीख पड़ी। मैं पहले ही कहती थी गोविंद के साथ मत जा, बोलती थी, पर उसको तो ये ही दोस्त मिला पूरे स्कूल में। बहन जी, पाटिल सर पता नहीं कब उतर आए थे। गंभीर स्वर में बोले, आपका लड़का बीमार है, पीछे गाड़ी में लेटा है। आप चाहें तो हमारे साथ अस्पताल चलिए, और एक बात याद रखिए, आज गोविंद नहीं होता तो आपका लड़का घर वापस नहीं आता। काकी एकदम अवाक देखती रहीं। उनकी आंखें छलछला आईं। इसके बाद जो नाटक होता वह गोविंद के बर्दाश्त के बाहर था। सर, उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, घर जाऊँगा। और उनकी अनुमति की राह देखे बिना वह घर की ओर मुड़ गया। घर एकदम सुनसान था। रविवार को दोपहर तो पापा ने दासगुप्ता अंकल और शतरंज के नाम कर रखी है। उनके घर पर रहने का सवाल ही नहीं उठता। लगता है सीमा भी पड़ोस में टीवी देखने निकल गई है। मिलिंद भी कहीं क्रिकेट खेलने निकल गया होगा। हर रविवार को उनकी टीम अड़ोस पड़ोस की टीमों से मैच खेलती है और 50-55 पर आउट होकर लौटती है। उड़के हुए दरवाजे को ठेलकर भीतर गया तो सामने ही दीवार घड़ी पर नजर पड़ गई। 1:30 बज रहा था। उसे याद आया कि 1 कप चाय के सिवाय उसने सुबह से कुछ नहीं लिया है और भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही हैं। वह उसी तरह जूते बजाता हुआ रसोई के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। माँ आंगन में धूप सेंकती हुई किसी का स्वेटर बुन रही थी। आहट सुनकर भीतर आ गई। एक बार उन्होंने उसके धूल सने जूते देखे, गर्द भरे कपड़े और बिखरे बालों पर एक नज़र डाली, फिर चुपचाप दरवाज़ा खोलकर किचन में चली गईं। गैस जलाकर खाना गर्म किया और थाली लगाकर मेज पर रख दी। जब तक वह खाना खाता रहा, वह बुनाई लिए पास ही कुर्सी पर बैठी रही। मांगने से पहले ही हर चीज़ उसकी थाली में पहुंचती रही। भूख का पहला आवेग समाप्त होने तक वह कचर कचर खाता रहा, पर बाद में कमरे के उस निस्तब्ध वातावरण में उसे अपनी ही आवाज़ बड़ी भोंडी मालूम हुई।
उसे याद आया माँ को इस तरह आवाज़ करते हुए खाना जरा भी नहीं भाता। शुरू शुरू में तो वो गोविंद को हमेशा टोक दिया करती थी। उस समय दादी यदि कहीं आस पास होती तो दहाड़ उठती, अब बच्चे को खा भी लेने दो मेम साहब, कायदे कानून बाद में सिखाना। माँ बेचारी कट कर रह जाती। माँ हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना दो। सीमा और मिलिंद पता नहीं कहाँ से दौड़ते हुए एक साथ घर में दाखिल हुए। अरे अरे, पहले जरा हाथ पाँव तो धो लो, बाहर से आ रहे हो ना, माँ ने डपट दिया। बच्चे उसी तरह शोर मचाते हुए बाथरूम में घुस गए। गोविंद ने एक नज़र चुपके से अपने जूतों पर डाली। एक बारगी उसे ग्लानि हुई, पर दूसरे ही पल उसका विद्रोही मन फन निकाल कर खड़ा हो गया। हाँ, अपने बच्चों को कैसे तहजीब सिखाई जा रही है। तीसरा कोई उजड़ है तो हुआ करे। उसकी भूख जैसे एकदम गायब हो गई। थाली में आधी रोटी छोड़कर वह उठ गया। हाथ धोते हुए सुना मिलिंद कह रहा था, भैया रोटी छोड़कर उठे, उन्हें डांटिए, भैया बड़े हैं, उनकी बराबरी नहीं करते। माँ ने हंसकर कहा, हमें क्यों डांटेंगी। अपने कमरे में जाते हुए वह बुदबुदाया, हम उनके कौन लगते हैं। उसका कमरा यानी कि छत के सिरे पर बना हुआ छोटा सा टिन शेड गर्मियों में बिस्तर पलंग आदि रखने के लिए बनवाया गया था। उसे अच्छी तरह ढांप ढूंप कर 2 साल से गोविंद ने उसी में डेरा डाल लिया है। कभी कभी वह बेतरह गर्म हो जाता है, पर एकांत के लालच से गोविंद उसे छोड़ता नहीं। पता नहीं क्यों इन दिनों उसे सबसे अलग थलग रहना ही अच्छा लगता है। सर में जैसे हथौड़े चल रहे थे। उसने एक रुमाल कस कर बांधा और बिस्तर पर लेट गया, पर जरा सा करवट लेते ही वह दर्द से करा उठा। दाहिने बाजू में बला का दर्द हो रहा था। तब जोश में पता नहीं चला, पर अविनाश को बाहर निकालने में उसे बहुत भारी पड़ा था। पूरा शरीर कसक रहा था, पर हाथ तो पके फोड़े की तरह दुख रहा था। सर अलग फटा जा रहा था। खाली पेट धूप में जो घूमता रहा था। माँ से कहेगा तो अभी अदरक डालकर चाय बना देंगी, सिर दबा देंगी, हाथ की मालिश कर देंगी, पर कहने का मन ही नहीं हुआ। खुद ही चुपचाप नीचे उतर आया। पापा की दवाइयों वाली संदूकची से एक एस्प्रो निकालकर निगल ली और फिर आयोडेक्स की शीशी लेकर वापस कमरे में आ गया। आयोडेक्स मलता हुआ वह पुनः पलंग पर लेट गया। नीचे आंगन में माँ पुनः बुनाई लेकर बैठ गई थी। सीमा मिलिंद उनके अगल बगल लेट गए थे और स्कूल की, दोस्तों की, टीवी की खबरें सुना रहे थे। पता नहीं कहने को कितनी सारी बातें उनके पास थीं। दोनों में जैसे हौड़ सी लगी हुई थी। बीच बीच में माँ की खनकती हंसी भी सुनाई दे जाती थी। उसका मन हुआ वह भी दौड़ कर नीचे चला जाए और माँ की गोद में सर छुपाकर लेट जाए। सुबह से मन में सुलग रही सारी बातें बता दे। देश पांडे काकी की और कपूर आंटी की शिकायत कर दे। माँ शांति से सुन भी लेंगी तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा। उसकी दुखती बाँह को माँ छू देंगी तो दर्द भाग जाएगा। लेकिन इसके लिए उसे माँ के पास जाना पड़ेगा। वे खुद उसके पास नहीं आएंगी। पता नहीं कब वे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं जिनसे होकर माँ उसके पास आया करती थी। किसने बंद किए हैं? उसे प्रवीण की विदाई याद आई। देश पांडे काकी का बदहवास चेहरा याद आया। यहाँ ऐसी कोई हाय तौबा नहीं मचती है। जब जहाँ जी चाहे जाओ, जब मर्जी हो लौट आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। 24 घंटे खाना तैयार मिलेगा, जैसे इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं है। इतनी ठंडी क्यों है माँ? और उसके साथ ही क्यों है? सीमा मिलिंद के साथ तो ऐसा नहीं है। वे खाना नहीं खाते तो उनकी मनुहारें की जाती हैं। वे पढ़ने नहीं बैठते तो उन्हें डांट पड़ती है। कोई काबिले तारीफ काम कर देते हैं तो शाबाशी मिलती है। कोई गलती कर बैठते हैं तो कान भी खींचे जाते हैं। फिर उसे ही अपने हाल पर क्यों छोड़ दिया गया है? क्यों? माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। नई नई आई थी तो उसे कितना प्यार करती थी। दिन भर वह उनका पल्लू पकड़े पीछे पीछे घूमता था। 2-4 बार उनके साथ पीहर भी हो आया था। वहाँ नए मामा मौसी से, नाना नानी से इतना लाड़ दुलार मिला था कि वहीं रह जाने का मन होता था। यूं लाड़ प्यार की कमी उसके अपने घर में भी नहीं थी। माँ और दादी दोनों का भरपूर प्यार उस पर बरसता रहा।
रहा था, पर पता नहीं क्यों दादी का प्यार अब एकरस हो चला था। माँ के पास ज़्यादा अच्छा लगता था। दादी को इस बात पर बहुत ताव आता था। जिस देश से कहती फिरती थी, पता नहीं क्या टोना कर दिया है लड़के पर, उसी का होकर रह गया है, मेरे पास फटकता भी नहीं। पास पड़ोस ने हंसकर कहती, अच्छा तो है माँ जी, अब आपकी उम्र कोई बच्चे पालने की है, अब तो निश्चिंत होकर आप भजन पूजन कीजिए। अरे काहे की निश्चिंती बिन्ना, दादी कहती, 4 दिन की चांदनी है बस। गोविंद खुद बड़ा पसोपेश में रहता। उसकी नन्ही सी जान हमेशा सांसत में रहती। दादी को नाराज करने का मन नहीं होता था, पर माँ का आकर्षण भी प्रबल था। जीवन में पहली बार इस मधुर ममत्व का स्वाद पाया था। उसका मोह छूटता ही नहीं था। माँ और दादी दोनों ही उस पर जान छिड़कती थी, पर दोनों में एक बुनियादी फर्क था। दादी का प्यार एकदम मुक्त निर्द्वंद था, जबकि माँ थोड़ा सा अनुशासन चाहती थी। दादी तो सुबह बिस्तर में ही लड्डू या हलवे की कटोरी पकड़ा देती थी। चाय तो जितनी बार घर में बनती उसे मिलती ही थी। माँ सबसे पहले मंजन करवाती, उसके बाद दूध मिलता था। हाँ, दूध ही मिलता था। उसकी चाय की आदत उन्होंने बड़ी तरकीब से छुड़ाई थी। कभी काला भुस हो जाने का डर दिखाया जाता था, कभी महावीर जैसा बलवान बनने का लालच दिया जाता था। उसने अपने आप चाय छोड़ दी थी और दोनों वक्त दूध पीने लगा था। रात में माँ प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती थी, पर उसके लिए दिन में थोड़ी देर स्लेट लेकर बैठना होता था। उसके साथ वाले लड़के स्कूल जाने लगे थे। माँ का बस चलता तो उसे भी भेज देती, पर हाई कमान की मर्जी के आगे बेबस थी। दादी अभी से दुधमुहे बच्चे को जेल खाने में नहीं ठूसना चाहती थी। माँ के आने से पहले वह घर में कम ही टिकता था। दादी के साथ मंदिरों की सैर करता था या महेश के साथ खेलने के लिए बुआ के यहाँ निकल जाता था। अक्सर वह रोज ही शाम को रामू के कंधे पर चढ़कर बस अड्डे का चक्कर लगा आता था। जब भी बाजार जाता दादी रुपया 2 रुपया पकड़ा देती थी। माँ के आने के बाद भी रामू के साथ घूमना बदस्तूर जारी रहा, पर दादी अगर घर पर नहीं होती तो उसे खाली हाथ ही जाना पड़ता था। दादी को पता चलता तो बहुत खफा हो जाती। उनके सामने जब भी घूमने निकलता दादी पूछती, पैसा टका कछ दए है मातारी ने, क्या ऐसे ही चले हो? फिर अपने बटुए से रुपया निकाल कर पकड़ाती और सबको सुनाकर कहती, अरे छोटे लोगों के मोड़ी मोड़ा भी चवन्नी अठन्नी लेकर निकले हैं, और यहाँ देखो किसी चीज पर लड़के का मन आ जाए तो। पर कई बार ऐसा होता कि लड़के का मन किसी चीज पर आता ही नहीं। दादी का रुपया वैसे का वैसा वापस आ जाता। बाजार में भिन भिन करती मक्खियाँ, खोमचे वालों के गंदे हाथ, सड़क से उड़ती धूल, बीड़ी सिगरेट का धुआं, ये सारी चीजें जैसे गोविंद ने पहली बार लक्ष्य की थी। दादी बेहद नाराज होती, मेम साहब लड़के को एकदम अंग्रेज बनाए दे रही हैं। 2 घड़ी मन बहला आता था बेचारा, पर अब वह भी छूट गया। इन सारी चीज़ों के छूट जाने का गोविंद को जरा मलाल नहीं था। उससे अच्छी चीज़ें रोज घर में बन रही थी, पर दादी को जैसे विश्वास ही नहीं होता था। वह भी सर्दियों की ऐसी ही एक गुनगुनी दोपहर थी। इसी आंगन में दादी अपने बड़े से पलंग पर लेटी थी और श्यामा खवासन उनके पैरों में नारायण तेल की मालिश कर रही थी। उसकी तीखी गंध से घबराकर माँ ने अपनी कुर्सी दूर चमेली के नीचे लगा ली थी। वहीं बैठकर वे गोविंद के लिए 3 रंगों वाला स्वेटर बुन रही थी। दादी का यह पलंग गोविंद को बड़ा प्रिय था। इस पर बस का खेल बहुत अच्छा जमता था। रामू के साथ रोज बस अड्डे की सैर करके वह इस हुनर में पारंगत हो गया था। उन दिनों बस ड्राइवर उसकी कल्पना का सबसे आदर्श पुरुष हुआ करता था। जब भी कोई पूछता, गोविंद बेटे बड़े होकर क्या करोगे, वह झट से जवाब देता, बस चलाऊंगा। तब नहीं पता था कि वह अपने मुंह से ही अपनी ही भविष्यवाणी कर रहा है। दादी उसकी परमानेंट पैसेंजर थी। कभी माँ और कभी मेहरी को भी वह जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेता था, पर श्यामा उसे सबसे अच्छी लगती थी। आंखें मटकाकर ऐसी लच्छेदार बातें करती कि बस हमेशा उसे डिलेवर बाबू कहकर बुलाती, कभी नाम नहीं लेती। उस दिन भी श्यामा को देखकर वह मूड में आ गया था।
पहले तो उसने मुसाफिरों को टिकट बांटे, फिर बचे हुए कागज की बीड़ी बनाकर कान पर रख ली। दादी और श्यामा उसकी अदा पर मुस्कुरा दी। इससे उसका उत्साह बढ़ गया। माँ की नज़र बचाकर उसने बीड़ी का एक भरपूर कश लिया। वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह काल्पनिक धुएं के छल्ले बनाने लगा। वे हंस हंस कर लोटपोट हो गईं। शोर सुनकर माँ ने आंख उठाकर देखा। उसने तुरंत बीड़ी फेंक दी और वह गाड़ी स्टार्ट करने लगा, पर गाड़ी किसी जिद्दी बच्चे की तरह अड़कर बैठ गई थी। किसी तरह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। साली तेरी, उसके मुंह से वह भारी भरकम गाली सुनकर श्यामा तो हंसी से दोहरी हो गई। हंसते हंसते दादी के गले में फंदा पड़ गया। उन्हें और खुश करने के लिए वह उसी वजन की एक और गाली निकालने जा रहा था कि तड़ाक, मेहंदी भरे हाथों का एक भरपूर तमाचा उसके गाल पर आ पड़ा। यह सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि सबके सब अवाक रह गए। वह तो रोना भी भूल गया। पल भर को एक भीषण स्तब्धता छा गई, पर दूसरे ही क्षण दादी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। डायन, मेरे लड़के पर हाथ उठाया तूने? कल की घर में आई अपने को राज रानी समझने लगी। समझ क्या रखा है? क्या उसके सिर पर कोई नहीं है जो तू यूं हुक्म चला रही है? अरे उसकी माँ मर गई तो क्या हुआ, अभी उसकी दादी बैठी है। खबरदार जो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा। दादी धुआंधार बोलती चली गई। माँ की अगली पिछली सातों पीढ़ियों को उन्होंने तार दिया। शोर सुनकर मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पास पड़ोस की आंखें 6 महीने से इसी शुभ घड़ी का इंतजार कर रही थी। फौरन दौड़ी चली आईं। उन सब के बीच में माँ पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी रह गई थी। उसके बाद माँ ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, पर वह सारा प्रसंग उसके अवचेतन में ऐसी दहशत भर गया था कि फिर उसके मुंह से गाली नहीं निकली। हाय रे, बिना माँ का बच्चा, कहती हुई सब औरतें उस दिन अपने घर लौट गई थीं। यह बिना माँ वाला विशेषण हमेशा उसके लिए ढाल की तरह काम आया। दादी ने पुनः उसे अपने आंचल में ले लिया था, पर जब उन्होंने मुनासिब समझा उसे स्कूल भेजा गया। वहाँ पहली तिमाही परीक्षा की रिपोर्ट इतनी निराशाजनक रही कि उसके लिए ट्यूटर रखना पड़ा। पर विद्यार्थी अपने गुरु से उतना नहीं डरता था जितना गुरु छात्र की दादी से। वे वहाँ दरवाजे के बाहर कान लगाए बैठी रहती। ट्यूटर की आवाज़ जरा ऊंची हुई कि जवाब तलब करने पहुँच जाती। ऐसे में प्रगति क्या होती? खाक। पापा दबी जुबान से कुछ कहने जाते तो दादी डपट देती, अब रहने भी दे, तू भी बहुरिया के कहने में चले है क्या? आज ही लड़के को कहीं कमाई करने जाना है? अपनी उम्र पे आप पढ़ लेगा। दादी का यह फौजी कानून घर तक ही सीमित नहीं था। वे स्कूल में भी जा धमकती। वहाँ अगर रौब दाब से दाल नहीं गलती तो चिरौरी करने लगती। बिना माँ का लड़का है मास्टर जी, जरा संभाल लेना। बिना माँ का लड़का होना उसे हर जगह रियायत दिलाता रहा। स्कूल लेट पहुंचता या होमवर्क छूट जाता तो टीचर्स अनदेखा कर जाते। एक आध बार यूनिफॉर्म में ना भी गया तो उसे सज़ा नहीं मिलती थी। कॉलोनी में भी वह सबकी सहानुभूति का पात्र था। आपस की लड़ाई में अगर उसकी गलती होती भी थी तो पास पड़ोस वाले उससे कुछ नहीं कहते थे, अपने ही बच्चों को डांट लेते थे। कभी किसी के यहाँ अच्छी सी चीज़ बनती थी तो उसके लिए ज़रूर निकाल कर रखी जाती थी। कपूर आंटी ने एक बार उसे एक पुलोवर बना दिया था। गुप्ता आंटी अक्सर ही उसके होमवर्क करवा देती थी। बेचारा, सब कहती। उस सहानुभूति में करुणा कितनी होती थी, कौतूहल कितना, वह तब समझ नहीं पाता था। 11 वर्ष तक वह घर में राजा बना रहा। जब तक दादी की छत्र छाया रही किसी ने उसे छूने का भी साहस नहीं किया। पर एक रात दादी जो सोई तो सुबह उठी ही नहीं। सब हक्के बक्के रह गए। गोविंद तो एकदम जड़ हो गया। अपनी माँ उसे याद नहीं थी। मात्र 3 महीने का छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। दादी की गोद में पलकर ही वह इतना बड़ा हुआ था। दादी ही उसकी दुनिया थी। अपनी दुनिया को इस तरह उजड़ते देखकर उसे धक्का सा लगा। उसका नन्हा सा दिल इस सदमे को सह नहीं सका। पर वह क्या करता? कोई भी तो नहीं था जिसकी गोद में सर छुपाकर वह रो लेता, जिसके स्नेहिल स्पर्श से वह आश्वस्त हो लेता। कोई भी नहीं था। माँ इस बीच बहुत दूर चली गई थी। फिर उनके पास सीमा थी, मिलिंद था। पापा भी अब उतने अपने नहीं लगते थे। वह एकदम अकेला पड़ गया था, स्कूल में, घर पर, सभी जगह। और उसके बाद सब कुछ गड़बड़ होता चला गया।
पढ़ने में वह बहुत तेज कभी भी नहीं था। अब फेल होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। फेल होने पर पहले पल बहुत डर लगा था, बाद में शर्म आने लगी थी, पर अब तो कुछ भी नहीं होता। उल्टे पास होने पर आश्चर्य होता है। उसके साथ के लड़के कॉलेज में पहुंच गए हैं। जो आगे नहीं पढ़ पाए वे बाप के बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं, पर गोविंद वहीं का वहीं है। 18 साल की उम्र में 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। क्लास की जगह वह स्कूल ही बदलता रहा है। गोविंद, वह अलसाया सा लेटा था, चौंक कर उठ बैठा। दरवाजे पर माँ खड़ी थी। वह प्रश्नार्थक मुद्रा लिए अगले वाक्य की प्रतीक्षा में बैठा रहा। वे भी कुछ कहने को हुई, फिर रुककर कुछ सूंघने लगी। आयोडेक्स की गंध आ रही है। मैंने लगाया है। क्यों? हाथ में दर्द हो रहा था। कैसे? साइकिल से गिर गया था। अरे देखूं तू, कहकर माँ जैसे ही आगे बढ़ी वह छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, उसने कुछ इतनी सख्ती से कहा कि माँ उसकी अनिच्छा को जान गई। संभल कर चलाया कर जरा, आजकल सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि डर लगता है, माँ ने कहा और लौट पड़ी। गोविंद ने राहत की सांस ली। दरअसल वह इस समय मन की ऐसी तरल अवस्था में था कि माँ छू भी लेती तो वह भरभरा कर रो पड़ता, और यही वह नहीं चाहता था। माँ सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी और तब उसे ख्याल आया वे बेवजह उसके कमरे तक कभी नहीं आती थी, कोई भी नहीं आता था। वह लंबे लंबे डग भरता हुआ उनके पास पहुंचा। कुछ काम था? उसने पूछा, और तभी माँ के हाथ में रखे झोले पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ लाना है क्या? लाना तो था, माँ ने असहाय स्वर में कहा, पर तेरा हाथ। कहा तो ऐसा कुछ खास नहीं है। क्या लाना है? अरे आज मिलिंद की वर्षगांठ है ना, कहता है बंगला मिठाई ही खाऊंगा। तेरे पापा पता नहीं कब लौटेंगे। आते ही उन्हें झोला पकड़ा दिया तो तेरी बुआ जी मुझे 10 बातें सुनाएंगी। समझ गया, उसने कहा और झोला लेकर फौरन सीढ़ियां उतर गया। तो आज बुआ जी आ रही हैं, फूफा जी और महेश भी आएंगे। जीवन में अगर उसे किसी से सख्त नफरत है तो बुआ जी से। पता नहीं क्यों बुआ जी का महेश उससे ठीक 2 महीने बाद ही इस दुनिया में आया है, और तब से किसी दुष्ट ग्रह की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं किस कुघड़ी में दोनों ने एक साथ एक ही स्कूल में दाखिला ले लिया। तब से जैसे बुआ जी ने दोनों के तुलनात्मक अध्ययन का बीगड़ा उठा लिया है। कहना ना होगा कि महेश का पल्ला हमेशा भारी रहा। अब तो खैर वह बीकॉम कर चुका है। बुआ जी को यही मलाल है कि वह कंपटीशन में नहीं बैठ सकता। मिलिंद की तरह गोविंद का जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, पर 2-3 साल से उसने मना कर रखा है। अगर घर पर कुछ आयोजन होता भी है तो वह बाहर निकल जाता है, इसलिए अब उसके लिए नए कपड़े सिलवा कर ही माँ पापा संतुष्ट हो लेते हैं। बचपन में जिस दिन की उसे बेहद प्रतीक्षा रहती थी, वही दिन अब उसे सालने लगा है। संगी साथी सब इधर उधर हो गए हैं। दूसरे घर में छोटा सा भी समारोह हो तो बुआ जी को टाला नहीं जा सकता। पापा की एक ही तो बहन है और वह भी शहर में। बुआ जी जब भी आती हैं उनका महेश पुराण शुरू हो जाता है। उसे सुन सुन कर गोविंद का खून खौलने लगता है। वह तो आज भी जाते ही माँ से कह देगा कि जो भी बना है मुझे परोस दो। उसे खास भूख भी नहीं है, पर जानता है कि तीज त्योहार पर या ऐसे मौक़ों पर माँ उसके लिए खाना लेकर बैठी रहती हैं। वह बुआ जी को ताने उलाने देने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए खाकर निकल जाएगा, फिर लौटने में चाहे कितनी ही देर हो जाए। घर पहुंचते ही उसने जान लिया कि बुआ जी का आगमन हो चुका है। उनकी बुलंद आवाज़ सड़क तक आ रही थी। वे माँ से कह रही थीं, भैया से कहूँगी ये आए तो खाने पर बात करें। भैया कहेंगे तो अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं लगवा ही देंगे। इतनी जगह जान पहचान है, ना होगा कुछ दिन अपनी दुकान पर ही बैठा लेंगे। अभी जल्दी क्या है, थोड़े दिन और पढ़ लेने दीजिए। अरे पढ़ता ही होता तो क्या बात थी, अब महेश को पढ़ा ही रहे हैं कि नहीं। पर ये 18 पार कर चुके 19वें में चल रहा है और अभी तक मैट्रिक से नहीं निकला। यूं ही पैसे बिगाड़ने में क्या फ़ायदा, तुम्हारे और भी तो बच्चे हैं कि नहीं। बस हो गई शुरू। गोविंद का मन हुआ कस कर उनका मुंह बंद कर दे। आवाज़ और लहजा एकदम दादी का पाया है। गरजती थी तो पूरे मोहल्ले को गुजा कर रख देती थी, और जिस पर बरसती उसका कलेजा छलनी करके रख देती। और मैं फूफा जी की दुकान पर बैठूंगा? थू, इससे तो
फरीद के वर्कशॉप में ही चला जाऊं तो क्या बुरा है। बेचारा कितनी बार कह चुका है, एक एक करके सारे हुनर सिखाता जा रहा है। सच उसकी सी हिम्मत होनी चाहिए। 2 बार फेल हुआ और स्कूल से राम राम कर ली। अब धड़ल्ले से दुकान चल रही है। करना ही होगा तो फरीद के साथ काम करूंगा। फूफा जी के साथ बैठकर साड़ियों की तह नहीं लगवाऊंगा। माँ, उसने दरवाजे से ही आवाज़ दी, ये सामान ले लो और जो भी बना हो मुझे परोस दो, रात लौटने में देर हो जाएगी। बना तो अभी कुछ भी नहीं है, एक सब्जी भर बनी है। अच्छा ठहर, 2 पूड़ी उतार देती हूँ। मिठाई तो तू लाया ही है। माँ रसोई की ओर मुड़ी ही थी कि सीमा दौड़ी दौड़ी आई। माँ पता है, आज अभी भैया डूबते डूबते बचे हैं। अरे कैसे? सब लोग पिकनिक पर गए थे बांध पर, पता है भैया ने उन्हें बाहर निकालना है। गोविंद, माँ के स्वर में आश्चर्य था, आंखों में अभियोग। गोविंद ने नजरें झुका लीं। ऐसे रिस्क लेते हैं कहीं? माँ ने कांपते स्वर में कहा। कोई सामने डूब रहा हो तब भी? माँ चुप रही। गोविंद को जैसे बहाना मिल गया। थोड़ी देर अभी के पास जाकर ही बैठूंगा। सुबह दर्द के कारण उसे वैसे ही छोड़कर चला आया था। अच्छा, 2 पूड़ी उतार देती हूँ, झटपट आ जा। हाथ मुंह धोकर उसने कपड़े बदले, जेबें टटोली। मुश्किल से 50 पैसे निकले। कल से 10-15 रुपए खर्च कर चुका है। आज जेब एकदम खाली थी। माँ को हिसाब देते समय ही बचा लेता तो ठीक था। माँ कुछ नहीं कहती, पर बुआ जी के डर से पाई पाई वापस कर दी। मांगने से अब भी माँ मना नहीं करेंगी, पर बुआ जी के डर से ही फिर चुप रहा। चलो 50 पैसे तो हैं, चाय के काम आ जाएंगे। रसोई में आते हुए देखा, माँ की ड्रेसिंग टेबल पर पाउडर के डिब्बे के नीचे 5 का नोट रखा हुआ था। उसने धीरे से उठाकर जेब में डाल लिया। माँ से बाद में कह देगा, ऐसा वह कई बार कर चुका है। माँ मना भी नहीं करती, कहती है बस मुझे पता होना चाहिए। अपनी प्लेट लेकर वह रसोई में ही जम गया था। मुश्किल से 2 कौर खा पाया होगा कि बुआ जी की चीख सुनाई दी, गोविंद, यहाँ 5 का नोट रखा था, तूने उठाया तो नहीं? वह भीतर तक काट हो आया। फिर भी उसने गुर्रा कर पूछा, कौन सा नोट? अरे अभी तो ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। मथुराइन के यहाँ जा रही थी, सोचा पोते को देखाऊं। नोट रखकर बाथरूम तक क्या गई, गायब हो गया। क्या शोर है भाई? पापा को भी इसी समय आना था। अरे जगदीश, मेरा 5 का नोट अभी यहीं रखा था, अभी गायब हो गया। बीबी जी, माँ के सख्त स्वर से सभी चौंक उठे। घर के बच्चे पर कैसा आरोप लगा रही हैं आप? मैंने उठाया था वह नोट, मुझे लगा मैं ही रख कर भूल गई हूँ, अभी ला कर देती हूँ। हाय तौबा, मत मचाइए। मैं झम से उठकर अंदर गई। उनके उठते ही जैसे गोविंद में चेतना लौटी। वह एकदम उठ खड़ा हुआ और हाथ धोने चला गया। माँ दौड़ी दौड़ी रसोई में आई और चिल्ला पड़ी, ये लीजिए अपना नोट। और यह क्या गोविंद, कहाँ गया? खा चुका शायद। खाया कहाँ, अभी तो शुरू ही किया था। देख लिया आपने? लड़का भूखे पेट थाली से उठ गया। तोहमत लगाने से पहले इंसान को कुछ तो सोचना चाहिए। माना कि आपके बेटे ने जैसा होशियार नहीं है, पर इससे क्या वह चोर हो जाएगा? गोविंद ने चुपके से अपनी साइकिल उठाई और बाहर निकल आया। अब वह कभी माँ को अपना मुंह नहीं दिखा सकेगा। वह एक बार उससे पूछ भी लेती तो वह भरा बैठा था, कुछ भी बोल जाता, पर उससे बिना पूछे ही इस तरह ढाल बनकर तन जाना, उसका अपराध अपने से रोड़ लेना। नहीं, अब वह कभी माँ के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। 3-4 घंटे सड़कों पर घूमने के बाद वह स्टेशन चला आया। दरअसल उसका यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। वह तो अपने में इतना खोया हुआ था कि कोलाहल सुनने पर ही भान हुआ कि वो कहाँ आ गया है। शायद कहीं भाग जाने की गुप्त इच्छा ही उसे यहाँ ले आई थी। स्टेशन पर आते ही उसे बुआ जी पर ताव आने लगा। भला की कंजूस हैं, कहने को इतने बड़े आदमी हैं ये लोग, पर नियत के एकदम खोटे हैं। अब पूरा कुनबा खाना खाने आएगा और जाते समय मिलिंद को एक खिलौना या किताब पकड़ा जाएगा। माथुर आंटी से इतनी पुरानी दोस्ती है बुआ जी की, पर यह नहीं हुआ कि उनके पोते के लिए 10 रुपए ही निकल आते। बस एक 5 का पत्ता अलग से निकाल कर रख लिया, जिससे पर्स न ले जाना पड़े। 10 का निकालती तो गोविंद का ही कुछ काम बन जाता। चोरी भी लगी तो 5 रुपल्ली के लिए। अब उसमें वह क्या क्या कर ले। 50 पैसे तो साइकिल स्टैंड वाले ने ही रख लिए। थोड़ी देर वह प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करता रहा। स्टॉल्स पर रखी हुई मैगजीन्स को उल्टा पलटा, दीवार पर लगे विजिट इंडिया वाले विज्ञापनों का जायजा लिया। मुसाफिरों से
कुछ परिचित चेहरे ढूंढने की चेष्टा की, पर जैसे ही मेल का सिग्नल हुआ वह बाहर आ गया। उसके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था। कमबख्त, वह भी तो अब 1 रुपए का हो गया है। स्टेशन से बाहर वाले बरामदे में ढेरों मुसाफिर सोए हुए थे। प्लेटफॉर्म पर बिना किसी साज सामान के घूमते बड़ा संकोच हो रहा था। लगता था हर कोई उसे संदेह की दृष्टि से देख रहा है। यहाँ उसके जैसे कई थे। जनवरी की ठंडी रात उसे कपकपी छूट रही थी। उसे अपना गर्म बिस्तर याद आ रहा था। सौंधी अदरक वाली चाय याद आ रही थी। भूख से आंतें कुलबुला रही थी सो अलग। जेब में 5 का एक नोट था जिसे उसने सूम के धन की तरह सहेज रखा था। अब उसके भविष्य का पूरा दारोमदार उन्हीं रुपयों पर है। उन्हें कैसे खर्च कर दे। अपने को पुलोवर में अच्छी तरह समेट कर वह दीवार के सहारे बैठ गया। सुबह देखेंगे, उसने सोचा। फिर सोचा यह रात उसकी आखिरी रात बन जाए। सुबह का सवाल ही न उठे तो कितना अच्छा हो। वैसे कोई आश्चर्य भी नहीं कि यह ओस भीगी ठंडी रात उसे हमेशा के लिए ठंडा कर दे। वह अक्सर अखबार में ऐसे समाचार देखता भी तो है। उसे लगा यूं ही पागलों की तरह लोग नदी में छलांग लगा देते हैं या रेल के नीचे लेट जाते हैं। शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लेना तो और भी भयानक है। एक रात खुले में सो भर ले तो बात बन सकती है। उसके सामने सोए लोगों को ईर्ष्या से देखा। इन्हें ठंड नहीं लगती या ये आदी हो गए हैं। एक पतली चादर, एक फटा सा कंबल भी इनके लिए काफ़ी है। उसे तो पूरी बांह के स्वेटर और कोट में भी कपकपी छूट रही है। सारा शरीर जैसे सुन्न हुआ जा रहा है। बैठे बैठे कब जमीन पर लुढ़क गया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी रात बीत गई थी जब उसे लगा कि कोई हिला रहा है। बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो टॉर्च की तेज रोशनी तीर की तरह जा चुभी। उसने पुनः आंखें बंद कर ली। गोविंद, ए गोविंद! उसे आवाज़ पहचानी सी लगी। उसने फिर से आंखें खोली। हथेली से टॉर्च की रोशनी को छेंक कर देखा। देश पांडे काका थे, साथ में कॉर्नर वाले गुप्ता अंकल भी। वाह भैये, अच्छा ठंड में मारा हमें। अब चल उठ। आप लोग यहाँ झक मार रहे हैं। अब चल उठ, घर चल। घर का नाम सुनते ही जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी। तो वह स्टेशन पर पड़ा हुआ है, गरीब फटेहाल लोगों की तरह नंगे फर्श पर लेटा हुआ, घर से भागा हुआ लड़का। बस उसकी यश गाथा में यही एक कसर तो रह गई थी। कल को पूरी कॉलोनी में बात फैल जाएगी। देखने वालों की नज़रों में हिकारत और बढ़ जाएगी। उपहास के लिए लोगों को एक और विषय मिल जाएगा। नहीं, अब वह कभी घर नहीं जा सकता। पर वे लोग जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे थे कच्चे नहीं थे। चल रे बाबा, देशपांडे काका ने कहा और उसे पकड़कर खड़ा किया। उसे लगा वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। जरा पकड़ना गुप्ता जी, लड़का ठंड खा गया है। दोनों सहारा देकर उसे एक तांगे तक ले आए। मेरी साइकिल, उसने क्षीण स्वर में कहा। रहने दो, मेरा स्कूटर भी है, सुबह ले आएंगे। ऐसी हालत में तो तू स्कूटर पर बैठ नहीं पाएगा। अक्खी रात तेरे को ढूंढा बाबा, कुआं बावड़ी सब देख लिया। तेरा पापा तो सर पकड़कर बैठ गया है, बोलता ही नहीं। देश पांडे जी, मैंने तो पहले ही कहा था। गुप्ता अंकल बोले। सबसे पहले रेलवे स्टेशन चलिए। आजकल जो लड़का घर से निकलता है अमिताभ बनने के लिए सीधा मुंबई भागता है, पर आप लोग माने ही नहीं। अरे इसकी माँ बोली ना, गुस्सा करके गया है, इस वास्ते हम डर गया। जवान लड़कों का कोई भरोसा है साला, गरम खोपड़ी होती है उनकी। क्यों रे गोविंद, बुआ जी से कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं तो अंकल, पता नहीं, भाभी की उनसे जम कर लड़ाई हुई है। रोती जाती थी और कहती जाती थी आपकी वजह से लड़का घर से गया है। बेचारा थाली पर से भूखा उठकर चला गया। उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर आपका मुंह नहीं देखूंगी। भाभी को इतना गुस्सा होते हुए पहले कभी नहीं देखा। बेचारी बुआ जी की तो बोलती ही बंद कर दी। माँ उसके लिए रोई हैं, सच। उसके लिए लड़ी हैं, सच। खुशी से उसका मन नाच उठा। अब वह निश्चिंत होकर घर लौट सकेगा। लोग उपहास करेंगे, उसे डर नहीं है। उसे हिकारत से देखेंगे, उसे परवाह नहीं है। अब वह जमाने भर के ताने उलाने सह सकता है। मुंह छिपाने भर की जगह उसे मिल गई है। तो ये है मालती जोशी जी की कहानी आवारा बादल, जो अभी आपने सुनी।
इस कहानी में बताया गया है कि हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। हम सब लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार उसको बुरा बना देते हैं, बच्चे का पक्ष लेकर के, और जो आने वाली स्त्री है उसकी बुराई कर कर के हम उसके मन में ऐसा जहर बो देते हैं कि वो चाहते हुए भी बच्चे को अपना नहीं पाती। तो इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ा बहुत अनुशासन हर बच्चे के लिए आवश्यक है। तो हम किसी भी माँ को सौतेली माँ ना बनने दें, क्योंकि हर बच्चे को प्यार के साथ साथ थोड़ा सा अनुशासन भी चाहिए। अगर अनुशासन नहीं होगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। और बच्चा एक पौधे की तरह होता है, जैसे कि उसे देखभाल चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, वैसे ही उसे समय समय पर काटने छाँटने की भी आवश्यकता होती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे मुझको बताइए कि आप और कौन कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको अंग्रेजी की कहानियाँ भी सुनाऊंगी। आशा है कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। कहानियाँ लंबी होती हैं, पर कहानियाँ हमारे जीवन में इतनी घुली मिली होती हैं, इतनी गुथी हुई होती हैं कि हम उनको अपने से अलग नहीं कर सकते। और हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, हम अंदर से तो एक बच्चे ही रहते हैं और सुनना चाहते हैं नई नई कहानियाँ, कहानियाँ जो समाज का आईना है, कहानियाँ जो हम सब को बताती हैं कि हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद।